था हम लोगों ने जीएसटी के अंदर अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को जवाब देना है। हम लोगों ने वैल्यूएशन स्टार्ट किया था और अभी हम लोग सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 हमने समझा कि सर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे, पर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग उसी टाइम पे कैलकुलेट करेंगे जब हमारी दोनों कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी। अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो जाके हम सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग निकालना स्टार्ट करेंगे। फिर हम आगे थे सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अंदर, जिसमें क्लॉज ए किस चीज से रिलेटेड है? टैक्सेस। वेरी गुड। तो ये टैक्सेस से रिलेटेड है। इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि जो जीएसटी वाले टैक्सेस हैं वो हमें नहीं लेने। दूसरा, हमें टीसीएस भी नहीं लेना है, या बाई चांस मान लो टीडीएस का आ जाए, ये दोनों आईटी के बता रहा हूं, इनकम टैक्स के, तो हमें नहीं लेने। ठीक है ना। उसके बाद बी वाले केस में क्या था? बी वाले में जहां पे रिसिप्टेंट पैसे पे कर देता है ना, यहाँ पे रिसिप्टेंट ने क्या किया था, जो हमारा रिसिप्टेंट था उसने पैसे पे कर दिए थे ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर के बिहाफ में, तो वो भी क्या होगा, वो पैसा भी ऐड किया जाएगा। ठीक है। और उसके अंदर तो हम लोगों ने केसेस भी देख लिए। उसके अंदर जो नया सर्कुलर आया 47/21, अगर मैं आपको दिखाऊं आपके मॉड्यूल से, तो हम लोगों ने ये सर्कुलर भी उसके रिगार्डिंग कर लिया। इस सर्कुलर के अंदर बोला गया कि अगर हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है तो उस केस के अंदर उसको इसका आईटीसी मिल जाएगा और ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना। और जब इसका रिवर्स केस लिया गया तो उस केस के अंदर बोला गया कि ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और जो हमारा ये मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसको इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ गया, 1 मिनट। उसके बाद हम लोग आ गए 52C के अंदर, और सी हमारा किससे रिलेटेड था? कमीशन। सी से कमीशन और पैकिंग से रिलेटेड था, तो ये भी हमें ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा डी आ गया। डी किससे रिलेटेड था? इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट। ठीक है, इसे भी ऐड करना है। बिल्कुल ध्यान रखना है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया। इंटरेस्ट एग्जम्प्ट किया गया है एंट्री नंबर 21 से, वो आपको ध्यान, सॉरी 27 से एंट्री नंबर 27, वो आपको ध्यान रखना। नोटिफिकेशन नंबर 12। हाँ, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। उसके बाद आप ई वाले पॉइंट में आ जाओ। ई वाला जो पॉइंट है वो सब्सिडी का। तो सब्सिडी वाला पॉइंट आप सबको समझ में आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, नहीं माना जाएगा। बाकी यहाँ पे 2 इलिस्ट्रेशन दी है, बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन दी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार 15(3) कंप्लीट करने के बाद डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग उसमें आएंगे जो आपका डोनेशन वाला बीच में छोड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या। सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 डिस्काउंट। अब आपके मॉड्यूल में एक बहुत अच्छा काम किया, एक नया चार्ट बनाया है डिस्काउंट का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्काउंट का जो चार्ट आपकी बुक में बनाया गया है, ये देखो। एक तो पहले ये वाला डिस्काउंट का चार्ट इन लोगों ने बनाया है। ठीक है। तो ये वाला मैं नहीं समझा रहा, ये आप खुद से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी मैं नीचे वाला पढ़ा देता हूँ, बाकी ऊपर वाला आपको टाइम दूंगा, समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताना। देखो नीचे वाला क्या है। ये भी अगेन सीबीआईसी का सर्कुलर है डिस्काउंट के रिगार्डिंग। अब कहता है या तो डिस्काउंट 15(3) के अंदर कवर है या तो कवर नहीं है। कहता है अगर 15(3) के अंदर कवर है
तो बाय मोर सेव मोर, कई बार आपने देखा होगा जो डिस्काउंट मिलता है वो किस तरीके से मिलता है कि अगर आप 5,000 का माल बेचोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 5,000 से ज्यादा की क्वांटिटी और 20,000 तक बेचोगे तो आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, और अगर आप 20,000 से ज्यादा का माल बेचोगे तो आपको 20% डिस्काउंट कर देंगे। मतलब स्लैब बने हुए होते हैं, जैसे हमारे इनकम टैक्स में स्लैब होते हैं, इस तरीके से डिस्काउंट के क्या है, स्लैब बना रखे होते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर बोला गया है आपका माइनस कर देंगे डिस्काउंट, आपका जो भी डिस्काउंट होगा उस केस के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस। अब मेरा मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है सान्या आपसे, कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी के रिगार्डिंग में आपके साथ। रुक जाओ, इस वाले में नहीं, एग्जांपल तो नेक्स्ट वाले में लिया है, इसमें तो आपको, एक मिनट रुक जाओ, बता ही देता हूँ। ये समझ में आ गया या बताऊं इसको? आ गया सर समझ ठीक है, में। ये वाला देखो, प्रोडिकल और ईयर एंडिंग वाला डिस्काउंट देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या होता है, एग्रीमेंट पहले से हो जाता है एट द टाइम और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब कि गुड्स की सप्लाई करने से पहले हम लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपको पीरियोडिक क्या देंगे, डिस्काउंट दिया करेंगे। ठीक है ना, या ईयर एंड में जाके आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये भी माइनस किया जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है तो समझना होगा। इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे वॉल्यूम डिस्काउंट मिल रहा है, या आपको ईयर एंड में आपको हम क्या देने वाले हैं, डिस्काउंट देने वाले। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है सान्या, यहाँ पे हमारा जो ईयर है, तो हमने कहा कि जी अगर आपने पूरे साल में, ये हम एक साल की बात कर रहे हैं, अगर पूरे साल में आपने 10,000 यूनिट से ज्यादा बेची तो हम आपको एडिशनल, वैसे तो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं और हम आपको एडिशनल 1% का डिस्काउंट दे देंगे। कहता है अगर आपने 20,000 से ज्यादा बेच दी एक साल के अंदर तो हम आपको 2% कर देंगे एडिशनल डिस्काउंट। ये चीज पहले से तय है, पर ये डिस्काउंट कब मिलेगा, ईयर एंड में मिलेगा। ये डिस्काउंट कब मिलने वाला है, ईयर एंड में। तो मुझे बताओ, इनवाइस तो पहले ही रेज हो गई होगी, तो अब जब दोबारा से डिस्काउंट मिलेगा, मान लो जो भी है, मान लो 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, मान लो, और बंदा इस कैटेगरी के अंदर था, तो 25,000 रुपए का और उसे डिस्काउंट मिला। जब 25,000 रुपए का और डिस्काउंट मिला है, तो आपको नहीं लग रहा कि जो ये बंदा है, ये एक तो यहाँ पे रिसिप्टेंट है और दूसरा यहाँ पे जो सप्लायर है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्योंकि इस बंदे ने माल खरीदा है ना, इसने परचेज किया है, तो आपको नहीं लग रहा कि जब इसने परचेज किया होगा तो इसको आईटीसी पहले ज्यादा मिल गया होगा, आईटीसी इसे ज्यादा मिल गया होगा। क्या आपको नहीं लग रहा इसको अपना आईटीसी इसका रिवर्सल कराना पड़ेगा? तो उसके लिए यहाँ पे किस तरीके से इनवाइस इशू की जाएगी, क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। क्या इशू किया जाएगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। जब आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो जितने भी पैसे का यहाँ पे 25,000 का डिस्काउंट दिया है उसके ऊपर हम चेक कर लेंगे जो भी जीएसटी आ रहा है, उतना जो भी जीएसटी यहाँ पे आ रहा होगा उतने का इसको क्या करना पड़ेगा, अपना आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो उतना आईटीसी ये क्या करवाएगा, रिवर्सल करवाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब बहुत टेक्निकल होने जा रहा है, बिल्कुल ढंग से समझना क्या कहानी होने वाली है। हमने कहा कि भाई आपके डिस्काउंट का पैसा बनता है 25,000 रुपए, तो इसके ऊपर कोई ना कोई जीएसटी का भी पैसा बनेगा, वो हम देख लेंगे जो भी पैसा बनेगा। तो जो हमारा रिसिप्टेंट है इसका आईटीसी क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, इसको उतना आईटीसी अपना रिवर्स करना पड़ जाएगा। अब क्या होता है कि
ये जो यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, तो और इसका आईटीसी यहाँ पे रिवर्स होना है, 25,000 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे सप्लायर है, ये अपनी रिटर्न फाइल करता है। सप्लायर क्या फाइल करता है? अपनी रिटर्न। अब अगर आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं, तो ये हमारा एक टाइम पीरियड है, मतलब कि जो हमारा ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा और हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में जाके क्लोज हो जाएगा, 31 मार्च। तो ये बोलता है कि मैक्सिमम जो डिस्काउंट देने का भी टाइम पीरियड होगा ना, उसके ऊपर भी इन्होंने एक टाइम पीरियड बना रखा है कि इस टाइम पीरियड तक आप क्या करना, डिस्काउंट दे देना। इस टाइम पीरियड तक आप क्या करना, डिस्काउंट दे देना। देखो उसमें सप्लायर का भी बेनिफिट हो रहा है। जब सप्लायर क्रेडिट नोट बना के देगा, तो सप्लायर ने पहले क्या किया था, जो टैक्स है वो ज्यादा पे कर दिया था इसने, तो इसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी, कम कर दी जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक टाइम पीरियड है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये टाइम पीरियड है। तो लॉ मेकर यहाँ पे कह रहा है कि भैया जो आपको डिस्काउंट देना है उसके लिए जो टाइम है, टाइम एक लिमिटेशन पीरियड बनाया गया है कि कितने टाइम पीरियड तक आपको डिस्काउंट दे देना है। ये थोड़ी ना कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में माल बेचा 18-19 में और आप आगे जाके कहो 10 साल के बाद की जी मैंने जो 18-19 में माल बेचा था इस बंदे को, उसको मैंने डिस्काउंट दिया। ऐसा नहीं चलेगा। उसका लॉ मेकर ने एक लिमिटेशन टाइम पीरियड बताया। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी भी अगर आप प्रॉपर्टी में 30 साल अगर आप कब्जा करके रह लेते हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग, टोपा के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? किसी को मतलब किसी से आपने लोन लिया हुआ है, उधार में पैसे लिए 50 लाख रुपए, और आप डिफॉल्टर बन गए। अगर आपने 3 साल तक उसके पैसे पे नहीं किए, जिंदगी में कभी पैसे पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेशन पीरियड होता है। या तो 3 साल में आपसे पैसे रिकवर कर ले, और अगर 3 साल में पैसे रिकवर नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं रिकवर कर पाएगा लाइफ में। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक लिमिटेशन टाइम पीरियड लॉ मेकर ने बनाया है। लॉ मेकर कहता है जो लिमिटेशन का टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा कि भाई आने वाला आगे सितंबर का महीना है, तो सितंबर महीने की, जो सितंबर आपका मंथ है, इसकी आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो सितंबर मंथ की जो रिटर्न फाइल करनी है वो डेट, मतलब कि सितंबर वाली जो रिटर्न है वो अक्टूबर में जाएगी। अक्टूबर 20 तारीख तक जाएगी रिटर्न, तो 20 अक्टूबर एक डेट हो जाएगी। और दूसरी जो डेट होगी यहाँ पे आपकी, वो एनुअल रिटर्न की डेट होगी। अब एनुअल रिटर्न आप पहले भी फाइल कर सकते हो, और लास्ट डेट आपको पता ही है 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होती है। तो यहाँ पे टाइम है विच एवर इज अर्लियर। तो ये अगर पहले होगा एनुअल रिटर्न का, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड रखा गया है वो विच एवर इज अर्लियर रखा गया है। इतना आपको लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको क्या करना है, डिस्काउंट दे देना है। अगर आप इस टाइम पीरियड के बाद डिस्काउंट दोगे, अगर आप क्या करोगे, इस टाइम पीरियड के बाद डिस्काउंट दोगे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो हम कम नहीं करने वाले, और इसका भी कोई आईटीसी रिवर्सल कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो ये एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाएगी, वो किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सप्लायर के लिए। तो सप्लायर को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं कोई डिस्काउंट की पॉलिसी बना रहा हूँ कि ईयर एंड होने के बाद मैं अपने रिसिप्टेंट मतलब कि अपने डीलर्स को डिस्काउंट दिया करूंगा, तो भाई जो तुझे डिस्काउंट देना है उसका क्रेडिट नोट जो तेरे पास बनाने की लास्ट डेट है, इस डेट तक अपना क्रेडिट नोट बना देना, विच एवर इज अर्लियर। अगर तूने इस डेट तक नहीं बनाया तो तेरी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कम नहीं होने वाली है। और आप कहोगे फिर सर केस में तो 20 अक्टूबर ही पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं, आप कई बार क्या है ना, मान लो बंदा ये 31 को साल खत्म हो गया और एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी ना, तो कई बार क्या अच्छा है, आप ठीक है। एनुअल रिटर्न पहले भी फाइल कर सकते हो इस डेट से पहले। आपकी तो एनुअल रिटर्न ये लास्ट डेट है फाइल करने की। अच्छा ठीक है। हाँ, वो तो ठीक क्या है। है, वो तो सान्या क्या है कि आप थोड़ा सा समझदारी वाला काम करो, आप इस डेट का वेट करो, सितंबर महीने का आप वेट करो, क्योंकि हाँ मैं वही कह रही थी। क्योंकि ये आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड है।
ये आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक तो आप लोग लॉ पढ़ रहे हो, दूसरा क्या है, इस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करना मार्केट में, कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड टाइम लिमिटेशन मतलब अब आप मतलब कोई बिल इशू नहीं करोगे, उसे हम लोग कॉमर्शियल लैंग्वेज में कहते हैं कॉमर्शियल बिल इशू कर दो या फाइनेंशियल बिल इशू कर दो, इस तरीके से आप इशू कर दो, बट उसमें फिर बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला, ये कहानी। ठीक है ना? ठीक है। आगे चलते हैं, जो आपकी बुक के अंदर आ जाते हैं, बुक के अंदर और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या कहानी है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है, ये जो डिस्काउंट होता है ये अलाउड होता है, बट मैंने आपको ये बता भी दिया कि अगर लिमिटेशन टाइम पीरियड के बियॉन्ड चले जाओगे तो फिर उस केस के अंदर ये जो डिस्काउंट वाला जो होगा वो आपका अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप नोट बना के लिख लो नीचे कि अगर जो हमारा टाइम लिमिटेशन जो पीरियड है हमारा, जो कि डेट निकल के आ रही है, सितंबर की जो रिटर्न जानी है वो 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न जो हमारी जाएगी 31 दिसंबर लास्ट डेट है, विच एवर इज अर्लियर, अगर इस टाइम पीरियड के बियॉन्ड हम चले जाते हैं तो फिर वो डिस्काउंट जो है वो माइनस नहीं होने वाला। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी जी। सपना क्लियर है? हाँ जी। चलो देखो बेटा, अब आ जाओ सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 नॉट कवर्ड। अगर आप सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में कवर नहीं है, जिसको हम सेकेंडरी डिस्काउंट बोलते हैं। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है? जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आज ही आपको कह रहा हूं, आप लोग क्या करो, आप 80 प्लस मार्क्स लेके आ जाओ जीएसटी में, 80 प्लस। अगर आप 80 प्लस मार्क्स लेके आ गए जीएसटी के अंदर, तो मैं आपको 5,000 रुपए का कैश प्राइस दूंगा। और अगर आप 90 प्लस लेके आ गए तो मैं ज्यादा नहीं, मैं 20,000 का कैश प्राइस दे दूंगा। सानिया कह रही सर अगर 100 लेके आ गए तो क्या करेंगे? बेटा फिर ताज में चलेंगे पार्टी करने, मम्मी पापा को लेके, ठीक है? और फिर पार्टी आप ही दोगे। समझ में आ रहा है ये? तो ये जो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है ये सरप्राइज होता है डिस्काउंट, मतलब कि ये क्या है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता नहीं होता कि हम ये डिस्काउंट आपको देने वाले हैं। अभी अभी मान लो भाई किसी का बिजनेस है बहुत अच्छा चल पड़ा, बहुत ही ज्यादा, अभी जैसे आपको पता है कोरोना के चलते कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो बेचारे ठप हो गए, ठीक है ना? तो अगर मान लो कि भाई उनका जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कि भाई मेरे एम्प्लॉय ने इतना अच्छा काम किया है तो मैं इनको क्या है कुछ और एडिशनल डिस्काउंट दे देता हूं, तो उस केस के अंदर वो जो डिस्काउंट होगा वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर वो माइनस नहीं किया जाएगा। तो एक बार इसके नोट्स बना लेते हैं, नोट्स में आ जाते हैं एक बार, इसके भी आप नोट्स बना लें। तो हमारे पास आ गया सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 डिस्काउंट को लेकर। कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट जो कि बोलता है नॉट नोन एट टाइम ऑफ सप्लाई, नॉट नोन एट टाइम ऑफ सप्लाई। तो जब टाइम ऑफ सप्लाई, जब हम सप्लाई कर रहे थे उस टाइम पे नहीं पता था, बाद में क्या हुआ हमें डिस्काउंट दे दिया गया। तो यहाँ पे कहता है जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना? और एसेसेबल वैल्यू जो हम यहाँ पे लेंगे, आपकी जो आपकी एसेसेबल वैल्यू ली जाएगी या ट्रांजैक्शन वैल्यू आप बोल लो, एज इनिशियली असिस्ट रिमेन सेम, रिमेन सेम। तो जिस वैल्यू पे आपको माल बेचा गया था वही वैल्यू रहेगी, उसमें से कुछ भी लेस नहीं किया जाए। तो नो जीएसटी एडजस्टमेंट इन दिस केस, नो जीएसटी एडजस्टमेंट इन दिस केस, कोई जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं करनी, आपको कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं करना। क्रेडिट नोट सेक्शन अंडर सेक्शन 34 पे इशू होता है, वो इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी यहाँ पे
क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल नोट बोल लो उसको, या उसको आप बोल लो फाइनेंशियल नोट। तो कॉमर्शियल नोट, फाइनेंशियल नोट ये कॉमन पार्लेंस के अंदर चलता है हमारे, बट इसका हमें कोई भी क्रेडिट मतलब जो भी है वो रिवर्सल नहीं होने वाला, कुछ भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं होने वाला है। समझ में आ गया ये? आ गया सर। चल आ गया। अब मॉड्यूल में आ जाते हैं आपके। ये डिस्काउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब यहाँ पे सबसे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बाई चांस आपका ये RWA रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ सकता है। तो RWA क्या करती है, अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शंस लेती है, कंट्रीब्यूशन लेती है, मंथली पैसे चार्ज करती है। तो उससे रिलेटेड जीएसटी के प्रोविजंस हमसे बात करें। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। हाँ, एक अंडरलाइन कर दो कि ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये एक नई बात, नया सर्कुलर, इसको पढ़ना है, इसको समझना है, ये क्या बोलना चाहते हैं। तो इसे समझ लो क्या हो रहा है। यहाँ पे कितने केस बना रखे हैं, 5 केस बना रखे हैं। ये 5 केसेस हमें समझने, फिर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक डोनेशन वाला वो रह जाएगा, वो मैं बताता हूँ, गिफ्ट वाला वो बताता हूँ। तो ये यहाँ पे RWA, सान्या पढ़ना इसको। इससे पहले एग्जाम्पल, हाँ, इससे पहले जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम्पल 10 समझा दो। 10th वाला अभी करते हैं एक बार, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपने करके ठीक देखा था 10th? हाँ, उसमें फर्दर डिस्काउंट का नहीं समझ आया, जो फर्दर डिस्काउंट दे रखा है। चलो कोई नहीं, मैं ये आपको बाद में बताता हूँ, पहले एक बार इसमें आ जाते हैं। ठीक। बाकी और सारी इलस्ट्रेशन कर ली? नहीं, मैंने 12 तक करी थी। चलो कोई नहीं, वेरी गुड। अभी आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है डिस्काउंट का, इसके बाद आप एक बार करके देखना, फिर आपका डाउट लेते हैं। तो अगर आप ये यहाँ पे RWA का देखोगे, RWA का सानिया ये पढ़ दो क्या लिखा हुआ है। Are the maintenance charges paid by residents to the RWA in a housing society exempt from GST? And if yes, there is an upper limit on the amount of such charges for the exemption to be available. हाँ, देखो क्या कह रहा है कि जो भी यहाँ पे हमारे रेजिडेंट है, जो भी मतलब मेंबर हैं, वो RWA को पैसा पे कर रहे हैं, मंथली पे कर रहे हैं पैसा, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, कंट्रीब्यूशन। कहता है क्या एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्या वो चीज जीएसटी से एग्जम्प्ट है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा कहता है अगर यस, तो कहता है उसकी एक अपर लिमिट, कोई ना कोई एक लिमिट होगी, ठीक है ना, मतलब कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा होगी। जैसे अभी हमारी लक्ष्मण रेखा बनी हुई है बेटा, घर के बाहर नहीं निकलना है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा होगी, तो वो हमें देखना होगा वो रेखा क्या है। पहले 5,000 की होती थी लिमिट, और अब लिमिट कितनी कर दी है, 7,500 रुपए पर मंथ। तो आज की डेट के अंदर अगर कोई भी हमारा जो मेंबर है, कोई भी क्या है हमारा मेंबर है, अगर वो 7,500 रुपए से ज्यादा पे कर रहा है, तो उस केस के अंदर जीएसटी आ जाएगा। अदरवाइज वो पैसा क्या है, एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर इसको पढ़ के देखना है, पढ़ के देख लो, वैसे मैंने समझा दिया। आगे इसकी टेबल भी बनी है। हाँ ठीक है, आगे ये टेबल भी बना रखी है। देखो ये टेबल क्या है, एनुअल टर्नओवर जो है RWA, अगर उसकी RWA की एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर की है टर्नओवर, और मेंटेनेंस का पैसा जो है वो 7,500 रुपए से मोर देन ज्यादा है, तो उस केस के अंदर ये एग्जम्प्ट नहीं होगा, मतलब जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो जीएसटी आपसे एक कॉलम और बना लो ना, जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा। या कॉलम क्या बनाना, साइड में लिख लो, वो बट ऑब्वियस है। अगर 20 लाख या 20 लाख से कम है, और जो पैसा आप ले रहे हो वो 7,500 रुपए पर मंथ, ऊपर मंथली बोला गया, हाँ 7,500 रुपए, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में आ जाएगा। या लेस, तो उस केस के अंदर एग्जम्प्ट है। ये अब बहुत टेक्निकल बात कह रहा है। अगर देखो आपकी 20 लाख या 20 लाख से कम है, और आपका जो पैसा मंथली वो 7,500 से ज्यादा है, तो भी यहाँ पे आंसर यस होगा, तो भी एग्जम्प्ट है, तो भी एग्जम्प्ट है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना बस। तो भी ये नहीं कि आपने 7,500 रुपए से ज्यादा देखा, लगा दिया टैक्स, उसकी टर्नओवर चेक कर लो। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, टर्नओवर नहीं बता रखी, फिर तो हम टैक्स लगा देंगे। भाई टर्नओवर बताओ ना हमें कैसे पता लगेगा क्या टर्नओवर।
आ गई बात समझ में? ठीक है सर। हाँ, सेकंड वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो टर्नओवर बता रहा है 20 लाख या उससे कम की है फाइनेंशियल ईयर में, और पैसे जो यहाँ पे चार्ज कर रहा है वो 7,500 रुपए से ज्यादा चार्ज कर रहा है। देखो वही वाला केस आ गया, तो आंसर इज यस, ये पैसा एग्जम्प्ट होगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? ठीक है सर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे RWA इंटाइटल टू टेक इनपुट, ये इनपुट क्रेडिट की बात कर रहा है। ये RWA वाले भी तो चीजें खरीदते हैं ना, इतना सारा काम होता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या इनको उसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे बोलता है एंटाइटल टू टेक ITC GST जो भी इन्होंने पेड किया है बाय मेकिंग इट सप्लाई टू मेंबर यूज IT डिस्चार्ज लायबिलिटी पे करने के लिए। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर देन 7,500 रुपए से ज्यादा अगर वो अपने एम्प्लॉय से ले रहे हैं। भाई जब GST में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा तो ही तो जाके ITC मिलेगा ना, और ITC मिलने के बाद जब वो मेंबर से चार्ज करेंगे तो ही तो जाके लायबिलिटी सेट ऑफ होगी, अदरवाइज लायबिलिटी सेट ऑफ थोड़ी ना होगी। बात समझ में आ रही है? बाकी ये बता रखा है इनपुट क्या, यहाँ पे कैपिटल गुड्स क्या है और गुड्स क्या ले रहे हैं ये लोग जिनका इनको ITC मिलेगा, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। समझ में आ गया? ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे सपना का एग्जांपल लेते हैं कि सपना के पास एक ही सोसाइटी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा फ्लैट है। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, 7,500 रुपए पर मेंबर बोला गया है, और ये पर हाउस है, मतलब एक घर का 7,500 रुपए। तो अगर किसी के पास एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल मार्क कर लो, आप डायरेक्टली एग्जाम्पल पढ़ लो। सान्या पढ़ दो एग्जाम्पल। For example, if a person owns 2 residential apartments in a residential complex and pays 15,000 per month as maintenance charges towards maintenance of each apartment to the RWA, 7,500 per month in respect of each residential apartment, the exemption from GST shall be available to each apartment. समझ में आ गया? हाँ जी सर। हाँ, वो 15,000 रुपए हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ठीक। लास्ट वाला पढ़ दो, क्या लिखा है? How should the RWA calculate GST payable where the maintenance charges exceed 7,500 per month per member? Is the GST payable only on the amount exceeding 7,500 or on the entire amount of maintenance charges? चलो आप बताओ सपना, क्या आंसर होगा? अगर मान लो 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, इंटायर 10,000 रुपए के ऊपर GST चार्ज किया जाएगा, या जो पैसा 7,500 के ऊपर एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप उसके ऊपर? होल अमाउंट पे होगा। वेरी गुड, होल अमाउंट के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल को मार्क कर लो। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या छोड़ा था वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? एक मिनट, ये बच्चे का कॉल आ रहा है, मैं इसको बता दूं क्लास चल रही है। हेलो, अभी क्लास चल रही है, अभी कर रहा हूँ आप, ठीक है? देखो आप आ जाओ, हमने छोड़ा था ये डोनेशन और गिफ्ट, ये भी है CBI का सर्कुलर है। ये बिना पढ़े मैं आपको समझा देता हूँ, आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना? इसको आप पढ़ के देख लेना, मैं बिना पढ़े आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मान लेते हो, मान लो क्या मान लो यहाँ पे, हाँ, एक क्या है, एक मंदिर है, ठीक है, या कोई ट्रस्ट बना हुआ है, कोई भी ट्रस्ट है, ठीक है, कोई भी बना हुआ है, ये सारे इनके नाम लिखे हुए, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये सारे नाम लिखे हुए। मान लेते कि मैंने क्या किया, मैंने किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या किसी भी स्कूल को, स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि अब स्कूल का आपको प्यार होता है बच्चों को स्कूल से। अब मैंने किसी स्कूल को मान लो ऐसी 50 करोड़ मैंने डोनेशन दे दी, तो भाई साहब स्कूल तो बड़ा खुश हो जाएगा कि यार राजेश सर ने 50 करोड़ दिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और मेरा पता लग रहा है मेरा नाम कम है क्या, पैसे और देने चाहिए थे क्या? नहीं। मेरा नाम जो है वो स्कूल के बाहर या बोर्ड पे कहीं ना कहीं पे, वो जहां पे भी वो मतलब अपना बना के रखते हैं सब कुछ, वहां पे अच्छे से सजा के डिजाइन करके वहां पे लिख के रखा करेंगे, है ना भाई? हाँ जी। ठीक है, मेरे बारे में लिखेंगे कि भैया ये बंदा ये है ऐसे, उन्होंने यहाँ पैसा इतना, जैसे बिल गेट्स का देखा नहीं है, बिल गेट्स की जो वाइफ है मलिंडा, तो वो यही काम करती है, वो यही काम करती है, वो पता नहीं कितने करोड़ों पैसे वो लोग इंडिया में, बाहर की कंट्री में यही सारा काम करते रहते हैं वो लोग, ठीक है ना? अच्छा। अब क्या हो गया कि भैया इससे मुझे बताओ, स्कूल के बच्चे मुझे जानने लग जाएंगे, नहीं जानने लग जाएंगे?
हाँ जी, जानने लग जाएंगे। क्या हाँ, मतलब जानने- मुझे बताओ, मेरा जो ब्रांड है, मतलब मेरा जो नेम फ्रेम है, वो कहीं ज्यादा गुना बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या मुझे बताओ कि अगर वो स्कूल ऐसा कर रहा है, किसी मान लो किसी फोटो में या किसी भी डिजिटल बोर्ड में या कहीं पे भी मेरा नाम शो करता है और उससे मेरा ब्रांड इमेज ये सब चीजें बढ़ रही हैं, तो क्या वो सप्लाई है स्कूल की तरफ से कि वो सप्लाई कर रहे हैं, वो मुझे सर्विस दे रहे हैं? क्या वो सप्लाई माना जाएगा? नहीं, तो हम उसे सप्लाई नहीं, नहीं मानने वाले। इट इज अ, इसको बोलते हैं गैजेट्यूट है, मतलब कि एक सीधी सी बात है ना भैया, एक ये तो एक वही वाली बात होगी ना, आपका बर्थडे है, लोग खाने के लिए आए, तो भैया उनको रिटर्न गिफ्ट भी तो दोगे ना। हाँ जी सर। बस, तो ये तो बस एक प्यार है, सीधी सी बात है। तो इस केस के अंदर बोला गया कि भैया उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा और देयरफॉर देयर इज नो जीएसटी लायबिलिटी। तो इस केस के अंदर कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी। बात समझ में आ ठीक। रही है? क्योंकि मैंने हाँ। उनको नहीं बोला कि भैया तुम मेरी बड़ी सी फोटो बनाओ, लगाओ, ये करो वो करो, मैंने थोड़ी ना बोला उनको। अगर ये ठीक सारा है। काम मैं उनको करने को बोलता तो जाके वो ऐसा करते, फिर वो सप्लाई माना जाता, फिर उसके ऊपर जीएसटी आता, हम वैल्यूएशन भी करते उसकी, क्योंकि अगर उसकी वैल्यूएशन यहाँ पे सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती तो हम रूल से वैल्यूएशन कर लेते, बट यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन ना सेक्शन से होगी ना रूल से होगी। ठीक है सर। बस ये कॉन्सेप्ट भी हो गया जी कंप्लीट। अगर अब आप सारे कॉन्सेप्ट देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं छूटा है। ठीक है, तो सर ये एक टेल क्रेडिट कमीशन जो है, इसका कोई अलग कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जो भी डेल क्रेडिट कमीशन है वो 2 चार्ट आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं। अच्छा। ये 2 चार्ट दे रखे हैं, ये कुछ नहीं है, बस ये डेल क्रेडिट कमीशन जो भी होगी वो ऐड कर दी जाएगी। ठीक है ठीक है, सर। मैं बस चलते चलते आपको एक चीज बता देता हूं, कल का भी सेशन हम लोग 12:30 पे ही रखेंगे, और अच्छा। आप मुझे हाफ एन आवर पहले इन्फॉर्म कर देना, बाई चांस आपकी क्लास हो अगर। तो अभी हमने जो वैल्यूएशन का चैप्टर किया है, इसके अंदर हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 कर लिया, 2 कर लिया, हमने 3 कर लिया। ठीक। अब जो हमारा ठीक है। सान्या 15.4 है, वो कहता है कि भैया आपका जो 1 है इसकी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो 15.4 के अंदर आ जाएंगे हम। तो ये कहता है जी रूल्स में जाके अब बात बनेगी। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वैल्यूएशन की पार्ट 2 क्लास जो हम करेंगे, वो हम रूल्स में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। सपना, कोई भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, एक बार आप दोबारा से इलिस्ट्रेशन 10 करके देखना जो आपने पूछी थी, उम्मीद करता हूँ आपसे निकल जाएगी। अगर एक दो बार आप दिमाग लगाओगे 100% निकल जाएगी, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ बोलना है, पूछना है जी, पूछ लो कुछ बोलना। नहीं सर। नहीं चलो सर। ठीक, ओके ओके, टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं 12:30। ठीक है। ओके।